हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। देखते हैं दोस्तों, ये जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं सब के सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो भी एनटीपीसी के अलग अलग सत्र में। क्लियर है? तो हमारे पास पहला सवाल ये है कि भाई एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, ये आपसे क्या किया पूछा गया है। अब दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आए आपको बस इतना याद रखना है कि भाई आयत जो आपके पास वर्ग है उसका क्षेत्रफल 100% होगा, लंबाई को भी 100% मान लेना है और चौड़ाई को भी आप 100% मान लेना है। क्लियर है? मतलब इस सवाल को हम कैसे डील करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में कितने कितने परसेंट की वृद्धि की गई, तो भाई पहले 30% फिर 20% बढ़ा दिया गया। तो अब जो आयत बनेगा, पहले वर्ग था अब आयत बनी, तो इसके क्षेत्रफल और पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर या मैं कितना बढ़ जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस प्रकार के सवाल आए, मैंने कहा पहले जो वर्ग था इसका क्षेत्रफल 100% मान लेता हूँ, है ना। लंबाई भी 100% और चौड़ाई को भी 100% मान लिया। अब लंबाई को हमने 30% बढ़ा दिए। पहले तो लंबाई 100% था, 30% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा 130% हो जाएगा। चौड़ाई को हमने 20% बढ़ाया, पहले तो 100% था, 20% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, मैंने कहा 120% हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, जब भी आप इस प्रकार से क्षेत्रफल से संबंधित सवाल हो और आप इस प्रकार 2 बार बढ़ाओ तो क्या करना, लास्ट में 2 अंक के बाद और क्या, यहाँ पर लास्ट में 1 अंक के बाद आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। क्लियर? तो ये बन गया 13 और ये हो गया 12। इन दोनों का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो मैंने कहा 13 में 12 होता है 156%। पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, 100%। अब हमने बढ़ाया 30% लंबाई को और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिए, तो नया क्षेत्रफल कितना मिल गया हमको, 156%। तो आप देख पा रहे हो कि भाई कितना परसेंट बढ़ गया। तो मैंने कहा पहले 100 था, अब 156 हो गया मेरे भाई। तो आप सिंपली बता सकते हो कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मैंने कहा भाई 56% की वृद्धि हो जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको सवालों को बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। ठीक है, तो बोला गया तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है, आपसे पूछा गया है दोस्तों। अब जब भी इस प्रकार से जब क्या होता है कि हमारे पास फिक्स प्राइस रहता है कि हम 1200 में ही खरीदी करना चाहते हैं। कितने रुपए में, 1200 रुपये में। बस अंतर इतना है कि भाई रेट जो है वो कम हुआ है ना। रेट जो है कम हुआ है और रेट के कम होने से मैं उसी 1200 में ज़्यादा सामान खरीदूंगा। महंगा होता तो उसी 1200 में कम सामान खरीद पाते। इसका मतलब आप एक चीज़ नोट किए होंगे कि भाई कि जो रेट है ना, कीमत, ये सामान या वस्तु के जस्ट क्या होता है, उल्टा होने लगता है। सस्ता तो उतने ही पैसे में हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे और महंगा तो उतने ही पैसे में हम कम सामान खरीद पाते हैं। क्लियर है? तो मैंने ये कहा कि ये वाला जो है ना हमारे पास, ये कीमत और ये मैंने लिख दिया सामान्य वस्तु। ठीक है, वस्तु लिख दिया जो भी है ये वस्तु। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अब हमारे पास ये प्रारंभिक मूल्य है और ये नया मूल्य हुआ या घटा हुआ मूल्य, या मैं इसको डायरेक्ट घटा हुआ मूल्य लिख देता हूँ। चलो भाई घटा मूल्य। क्लियर है? अब पहले कितना था, पहले तो 100% था इसका कीमत। अब क्या हो गया, 20% जब हमने कम किए, घटा दिए, तो 80% हो गया ना। अब हम क्या देखें कि भाई कि हमेशा कीमत के उल्टा क्या होता है, वस्तु होने लगता है। तो ये 20 से कट जाएगा तो आप कहोगे भाई 20 पंचे 100 और ये भी 20 से कट जाएगा तो 20 चौके 80। मतलब पहले हम जब 100% था कीमत तो हम 4 भाग खरीदते थे, कम जब हुआ 80% तो हम 5 भाग खरीदने लगे। मतलब पहले की तुलना हम कितने ज़्यादा खरीदने लगे, तो आप कहोगे भाई 1 भाग ज़्यादा खरीदने लगे। और 1 भाग की वैल्यू कितने किलोग्राम के बराबर है, तो मैंने कहा 4 किलोग्राम के बराबर है। 1 भाग की वैल्यू यदि 4 किलोग्राम के बराबर है, इसका मतलब मैं अब कितना खरीद रहा हूँ, क्योंकि जब कीमत घट गया तो घटा वाला पूछ रहा है। तो आप कहोगे 1 का मान 4 किलोग्राम, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 20 केजी होगा। 20 केजी मतलब 60 रुपये में 1200 रुपये में यदि मैं 20 किलोग्राम खरीदता हूँ, 20 किलोग्राम, तो पर केजी का कितना पड़ जाएगा, तो आप कहोगे भाई 60 रुपये पड़ेगा और यही हमारा क्या होगा, घटा हुआ मूल्य होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे आपको सवाल का क्या करना है, डील करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाता है, ठीक है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर मतलब अंकित मूल्य पर कितने % का छूट दिया गया, भाई 10% का छूट दिया जाता है, तो लाभ 20% होता है। यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ होगा, ये आपसे क्या किया गया, पूछा गया। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। अब देखना दोस्तों, ध्यान समझना कि हम इस सवाल को कैसे डील करने वाले हैं, बहुत सरल तरीके से देखेंगे। अब देखो क्या है, सबसे पहले क्या बोलता है कि यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर कितने % का कमीशन दे दिया गया, 10% का कमीशन दिया गया, तो लाभ कितने का होने लगा, 20% का होने लगा। क्लियर है। यदि कमीशन को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ होगा, ये आपसे क्या है, पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आपको अंकित मूल्य पता होना चाहिए कि भाई उसका अंकित मूल्य कितना है। अब यहाँ पर लाभ यदि 20% का हो रहा है तो आपके माइंड में एक चीज़ जरूर चल रहा होगा, ये CP, ये SP और ये हो जाएगा हमारे पास MRP। क्लियर है। अब हम कहेंगे कि भाई आपके पास 100% था, है ना, वस्तु का कीमत, आपको 20% का लाभ हुआ, मतलब वो व्यक्ति ने उसको बेचा कितने में, भाई सिंपल सी बात है 120 पर बेचेगा, और 120 पर बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा, 20% का, है ना। तो उसने इस पर 120 पे बेचा तो सही, लेकिन इस पर छूट भी दिया है, और कितने % का, 10% का छूट दिया गया है। मतलब यदि मुझे MRP निकालना रहेगा तो मैं क्या करूँगा कि भाई 10% के छूट को हम MRP जब निकालते हैं तो MRP बराबर हम लिख सकते हैं कितने में, 120 पर बेचा गया है, और 10% का छूट, तो 10 बटे कितना कर देंगे हम यहाँ पर, 9 पर कर देंगे। क्लियर है। अब आप देख पाओगे कि 9 से कटेगा क्या, ये छूट दिया है ना भाई, 9 से काटते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 400 नहीं कट पा रहा है ना, 10% छूट के साथ 120 पड़ रहा है। 10% छूट देने पर आपके पास MRP दे रखा है कि भाई MRP का मान क्या होगा, ये जब तक नहीं निकालोगे तब तक बनेगा नहीं। और MRP निकालते कैसे हैं भाई, तो MRP निकालने का वही तरीका है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास MRP कितना होगा, तो मैंने कहा 120, और इस पर छूट मिला है कितने का, 10% का, मतलब आपके पास MRP की वैल्यू कितना होगा, 120 बटे, है ना, 120 गुणित 10 बटे 9 का। क्लियर है दोस्तों। अब ये बोला गया कि मान लो भाई अब हमको कमीशन कितना का देने लगा, 20% देने लगा, तो मैं इसी जगह पर क्या करूँगा, डील करूँगा। ध्यान से देखना, 120 बटे क्या है हमारे पास 10 बटे 9 है। क्लियर है। अब मैं इसी पर डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, कमीशन दे देता हूँ, और कमीशन कितने का, 20% का। 20% का कमीशन मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं भाई 20% को 1/5, मतलब 5 के सामान को वो 4 पर बेचना चाहता है, मतलब 4/5 पर। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं कितने का, 4/5 का। क्लियर है। अब आप देख पाओगे कि ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा आपके पास 3 चौक 12, जो भी आया होगा उसका गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16, और 16 दूनी कितना होता है, तो आप कहोगे भाई 16 दूनी 32, मतलब 320 बटे कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और काटेंगे तो आप देख पाओगे कि 3 एकम 3, 2 में तो जाएगा नहीं, तो हम लगा देते हैं 0। अब हम देख पाएंगे कि भाई 3 छक्के 18 जी, 3 छक्के 18 और 2/3। क्लियर, यही आ गया इतने % का। मतलब अब लाभ कितने का होने लगा भाई, आपने तो खरीदे कितने में खरीदी था, इसका 100%, बेचा कितने में जा रहा है, तो 106 सही 2/3 पर खरीदा जा रहा है। मतलब अब जो नया प्रॉफिट होगा ना, ये 6 सही 2/3% होगा। और 6 सही 2/3% को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, तो मैंने कहा 20/3% लिख सकता हूँ। तो जो कमीशन देने के बाद जो नया प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई 20/3% का होगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दुगनी है। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुनी थी, तो राम की वर्तमान उम्र क्या है, आपसे पूछा गया है। दोस्तों फटाफट इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये सबके सब सवाल बहुत आसान सवाल है, ये सबके सब सवाल आपसे बनने चाहिए। क्लियर, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए बोला गया कि राम के पिता की उम्र राम की उम्र की क्या हुई, दुगनी। कई बार लोगों को क्या होता है कि किस में दुगना करें, राम में करें या उसके पिता में। तो भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, पिता हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, बच्चे को बड़ा मत बना देना है, ठीक है ना। तो देखिएगा सवाल को, हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई एक तो पिता, ठीक है, किसका पिता है, राम का, ठीक है ना भाई। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको ये बोला गया कि राम के पिता की उम्र राम की उम्र की कितनी है, दुगनी है। मतलब राम यदि 1 का होगा तब उसका पिता कितना का होगा, दुगना, मतलब 2 का होगा, ठीक है। 8 साल बाद
8 साल बाद क्या होता है, तो 8 साल पहले की बात है, सॉरी 8 साल पहले राम के पिता की जो उम्र थी ना, राम की उम्र की 2.5 गुनी थी। 2.5 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 5/2 लिख सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो 2 हमेशा किसका होगा? पुत्र का होगा। तो मैंने कहा राम का 2 होगा, तो ये 5 किसका होगा? उसके पिता का होगा। और 8 साल पहले की बात है, इसका मतलब 8 साल उम्र राम का भी कम करना है और पिता का भी कम करना है। तो जब दोनों में हमने 8-8 का अंतर किए, तो ये इनका गैप भी क्या होना चाहिए? सेम आने चाहिए भाई। तो हम देखेंगे ऊपर में जो अनुपात है ना, इसके अंतर का गुणा नीचे में, और नीचे में जो अनुपात है इसके अंतर का गुणा ऊपर में करना है। चूँकि ऊपर वाले अनुपात में अंतर 1 का है, तो नीचे में गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं करूँगा नीचे वाले अनुपात में अंतर 3 का है, तो 3 का गुणा हम ऊपर में कर देते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, अब 3 का गुणा ऊपर में जब करेंगे तो आप कहोगे कि भाई 3 दूनी 6 हो जाएगा और अनुपात 3 एकम 3 हो जाएगा। अब क्या अंतर सेम है? तो आप कहोगे 6 और 5 में अंतर 1 का, अनुपात 3 और 2 में अंतर 1 का, और 1 की वैल्यू किसके बराबर है? तो भाई 8 साल पहले की बात था। तो 1 का मान कितना आ गया? 8 आ गया। पूछा गया है कि राम की वर्तमान उम्र क्या है? ये ऊपर वाला वर्तमान उम्र है। जब 1 का मान 8 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो मैंने कहा 1 का मान 8 तो 6 का मान 6, 8 कितना हो जाएगा? 48 साल। तो राम के पिता की आयु कितने साल का होगा? 48 साल। यहाँ पर अच्छा राम का बोला गया है क्या? पिता का नहीं, राम का बोला गया है। तो राम का निकालना है, तो राम का तो 3 भाग है ना। जब 1 का मान आपके पास 8 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 8 या 24 साल जो होगा, यही उस राम का क्या होगा? वर्तमान उम्र होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या है। तीन पुरुषों ने 14 महीने, 8 महीने और 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:7:8 है तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा? यही आपसे पूछा गया है। भाई ये आपके क्या है? लाभ के अनुपात है। हमको क्या बताना है? उनके निवेश का अनुपात क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको क्या करना बताना है। तो साझेदारी केस में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई साझेदारी केस में होता क्या है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है इसी के आधार में आपको लाभ मिलता है ना। जो व्यक्ति ज़्यादा धन इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करेगा, उसका प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। जो कम समय के लिए और कम धन लगाएगा उसका प्रॉफिट कम बनेगा। मतलब हम एक चीज़ देखें कि भाई प्रॉफिट जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा प्रॉफिट, और कम इन्वेस्टमेंट मतलब कम प्रॉफिट। है समझ में? तो यहाँ पर भी सेम लागू हो जाएगा। अब 3 पुरुष हैं, एक ने तो 14 महीने लगा दिया, दूसरे ने 8 महीने और तीसरे ने 7 महीने की साझेदारी में एक व्यवसाय में प्रवेश किया। यदि उनके लाभ का अनुपात इतना है, एक को 5, एक को 7 और एक को 8 है, तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। हम अभी देखे हैं कि जो प्रॉफिट होता है ये डायरेक्ट ना इन्वेस्टमेंट के क्या होता है? समानुपाती होता है। भाई यदि ऐसा है तो हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। तो हमने देखे कि पहले वाले पार्ट, पहला पुरुष की यदि हम बात करें तो इसने मान लेते हैं x रुपये लगाया होगा, x रुपये लगा लिया कितने महीने के लिए? 14 मंथ के लिए। ठीक है, 14 मंथ के लिए, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, कितना x रुपये लगा दिया टोटल 14 माह के लिए। दूसरे पुरुष की बात करें तो इसने y रुपये लगा दिया टोटल कितने माह के लिए? भाई 8 माह के लिए। तीसरे की यदि हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो उसने क्या किया? इसने z रुपये लगा दिया और टोटल कितने मंथ के लिए लगा दिया? तो भाई हमने कहे 7 महीने के लिए। और इनके जो प्रॉफिट है ना, इसी के रूप में मिलेगा। जितना प्रॉफिट होगा उसी के अनुपात में क्या दिया गया है? तो 5, ये है 7 और ये हो जाएगा आपके पास 8 के अनुपात में। क्लियर है दोस्तों? मैं अब भी बताया हूँ कि जो लाभ का अनुपात होता है ना, ये इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट क्या होता है? बराबर होता है ना। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? तो हम सबसे पहले 14 का पक्षांतर कर देंगे। तो आप कहोगे कि x की वैल्यू जो होगा ना, ये 5 बटे कितना लिख सकता हूँ मैं? 14 लिख सकता हूँ। क्लियर है? उसी प्रकार यदि y की वैल्यू निकालना रहेगा तो 7 बटे कितना कर सकते हैं हम? 8 कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हमको इसका निकालना होगा z का, तो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई फिर तो 8 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? इनके अनुपात निकालना है, x y z का मान निकालना है। तो x अनुपात y अनुपात हम क्या कर देंगे? यहाँ पर z कर देंगे। ध्यान समझना मेरी बात। अब मैंने कहा कि पहले वाले का 5 बटे 14, ठीक है, अनुपात सेकेंड वाले का कितना है? 7 बटे 8,
ठीक है। और थर्ड वाले का कितना हो जाएगा, तो 8 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 7। अब नीचे वाले का क्या करेंगे भाई, तो नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। 14, 8 और 7 का एलसीएम मैंने 14 और 8 कर दिया, चलेगा। तो भाई 8 से भाग देंगे तो गुणा करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 पंचे 40 बार में, ठीक है। ये 8 है तो यहाँ पर 14 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 14 का नहीं, मान लो अपन 40 कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 14 का गुणा कर देते हैं तो 14 गुड़ी 14, 14 गुड़ी 7 कर देते हैं, डायरेक्ट अपन लिख देते हैं 14 गुड़ी 7 करके, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 7 दूनी 14 तो 8 गुड़ी 16 कर देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो भी अनुपात आएगा आपका डायरेक्ट यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पर 2 से कट रहा है, मैं सभी को 2 से काट देता हूँ, ध्यान समझना। 2 से काटने पर ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटने पर ये 7 बार में कट जाएगा तो साथ ही 49 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो ये आपके पास 8 बार में कट जाएगा, 8 8 64 होगा। तो उनके द्वारा लगाया गया जो धन है उसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो मैंने कहा 20:49:64 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये बहुत सरल सवाल है यार, शब्द से बनने चाहिए, है ना। इतना इजी है कि मैं क्या ही बताऊं। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो क्या बोला गया है कि भाई पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 100 मतलब क्या है, आपके पास 1 से लेकर 1, 2, 3 इस प्रकार से कहाँ तक आपको जाना है, तो मैंने कहा टोटल 100 तक। तो इन 100 प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब लगातार जब वो भी प्राकृतिक संख्या हो जाए, है ना, तो आपको जब एवरेज निकालना रहता है तो औसत का फार्मूला क्या होता है भाई, तो औसत बराबर हमको पता है, औसत बराबर एक तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख पाओगे इस सवाल में आपके पास प्रथम संख्या क्या है, तो मैंने कहा, ठीक है, आपकी प्रथम संख्या यहाँ पर 1 है ना, 1 क्या है प्रथम संख्या, अंतिम संख्या क्या है, तो मैंने कहा 100। और इन दोनों को जोड़कर हम किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो आप देख पाओगे कि 100 और 1 कितना हो गया, 101। और 101 का आधा कितना होता है, तो मैंने कहा भाई 50 दशमलव फिर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 100 मतलब प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई आपके पास 50.5 जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आया समझ में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल ये है कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का काम कर सकता है, ध्यान समझना सवाल को, क्या बोला जा रहा है कि एक पुरुष जो है ना वो 2 महिलाओं के बराबर काम कर सकता है, तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम का आधा हिस्सा पूरा करने में कितना समय लेंगे, आपसे पूछा गया। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं क्या, यहाँ पर एक सिंपल चीज़ बोल दिया गया है पहले से ही कि भाई एक पुरुष जो होगा ना वो कितने महिलाओं के बराबर है, तो मैंने कहा 2 महिलाओं के बराबर है। क्यों ऐसा हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है ये एक पुरुष 2 महिलाओं का काम कर सकते हैं ना भाई। तो हमने क्या किए, एक पुरुष जब 2 महिला के बराबर है तो मैं क्यों ना इसी को, मैं 10 पुरुष है तो 10 पुरुष को कितने महिलाओं के बराबर मान लेता हूँ, तो मैंने कहा 20 महिला के बराबर मान लेते हैं, चलेगा भाई, चलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपके पास कितने और पुरुष है, 5 पुरुष हैं, तो 5 पुरुषों को भी मैं कितने के बराबर मान लेता हूँ भाई, तो 5 दूनी 10 महिला के बराबर मान लेता हूँ। क्लियर है दोस्तों, अब ठीक है। अब हम कहेंगे कि 20 महिला और ये 5 महिला मतलब टोटल 25 महिला काम को कितने दिन में कर लेते हैं, तो भाई 60 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी काम का आधा काम, ठीक है, आधा काम मतलब 2 से भाग दे दिया, इसी काम का आधा भाग आपको 10 महिला और ये 20 महिला और टोटल कितने 30 महिला द्वारा करवाना है। तो मैंने क्या कहा 30 से और क्या कर दिया, इसको भाग दे दिया, ठीक है। आप देख पाओगे 30 दूनी 60 और ये 60 कैंसिल। तो इस काम के आधा काम को टोटल कितने दिन में किया जा सकता है, तो मैंने कहा भाई टोटल काम को किया जाएगा आपके केवल 25 दिन में, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। है समझ में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया भाई, जो दिया गया है उसी को मैं बेस मानकर क्या कर दिया, इस सवाल को बना दिया। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। दी गई चाल से
जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है, आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सरल है, ठीक है। आपको कुछ करने के लिए नहीं बोला जा रहा, सवाल को एक बार और अच्छे से पढ़ना है यार, ठीक है। कि जूली 18 सेकंड में कितने मीटर, 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकेगी, ये आपसे पूछा गया। मतलब आपको डायरेक्ट किलोमीटर प्रति आवर में चाल पूछ लिया है ना। और हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, तो हमको तो पता है ना भाई, चाल बराबर होता है आपके दूरी बटे क्या लिखते हैं अपन, समय लिख देते हैं, यही होता है। और आपको ये भी पता होगा कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, तो हम कहेंगे भाई 18/5 से गुणा कर देते हैं। आए समझ में। अब ध्यान से देखो, 140 मीटर की दूरी है, कितने समय में तय किया गया है, तो भाई 18 सेकेंड, और इसको किलोमीटर में बदलना है, मतलब 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। 18 से 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। 5 एक कम 5, और 5 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, मैंने कहा 28 बार में। तो जो चाल होगा वो कितने का होगा, 28 किलोमीटर पर आवर का होगा, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी बोला गया, तो 1 घंटे में 28 के हिसाब से तय करेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी, 28 किलोमीटर, यही हमको निकालना था। एक्चुअल में चाल ही है, कुछ नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई डी जो होगा 28 किलोमीटर, ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कार एम की चाल कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है, ठीक है, बढ़िया सवाल। आगे, यदि कार एम 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार डब्ल्यू की चाल क्या है। सिंपल सी बात है भाई, जिसका चाल ज़्यादा होगा वो उससे कम समय लेगा कि नहीं लेगा भाई, ठीक है ना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, कार एम की चाल जो है कार डब्ल्यू की चाल से कितनी है, दुगनी है बोला गया, मतलब एम की चाल डब्ल्यू की चाल से दुगनी, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कार एम जो है 2 घंटे और 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार डब्ल्यू की चाल क्या होगी। मैं अब भी बोला हूँ कि मैं ये बोल सकता हूँ क्या, कि जिसकी, जैसे मैंने कहा कि आपके पास कार एम है और ये कार आपके पास क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि कार एम की जो चाल है ना, कार डब्ल्यू की चाल से दुगनी है। मतलब यदि स्पीड की बात करूँ, कि ये स्पीड की बात कर दें, तो स्पीड में आप देख पाओगे कि इसकी चाल 1 होगा, तब जाके इसकी चाल कितना होगा, दुगनी होगा। क्लियर है। अब स्पीड के उल्टा क्या होता है, हमको पता है भाई, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना कि इसका टाइम 1 होगा और इसका टाइम कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। अब एम ने टोटल कितना समय ले लिया, तो एम ले लिया है 2.5 घंटे का समय। 2.5 घंटे मतलब मैं लिख सकता हूँ 2.5 घंटे मतलब इतना समय, आवर। तो भाई सिंपल सी बात है, जब एक कमांड 2.5 है तो 2 कमांड कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 5 आवर का समय। कितना होगा, 5 आवर। और मान लो 120 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय किया जाए, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाल निकालना है, और स्पीड बराबर आपको पता होगा कि भाई स्पीड बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है। इस दूरी कितना दिया है, 120 किलोमीटर, और समय कितना है, 5 घंटे। तो कितना हो जाएगा चाल, तो मैंने कहा 24 किलोमीटर प्रति आवर जो होगा ये आपका स्पीड होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, बहुत आसानी से डील करना है भाई, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की चाल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर सिंपली है ना, यहाँ पर तो शांत जल में नाव की चाल पहले दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में मतलब आपको जिस दिशा में धारा बहेगी उसी दिशा में आपको भी बहना है, तब जाके आप 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर पाते हो। तो धारा की चाल क्या है, ज्ञात करना है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट अनुकूल चाल ही निकाल लेते हैं। अनुकूल चाल बराबर हमको पता है कि भाई अनुकूल चाल मतलब क्या होता है, तो अनुकूल चाल जो निकलेगा हमारे पास वो कितने का होगा, तो भाई दूरी कितना दिया गया है, 28 किलोमीटर की दूरी है, और आपके पास समय कितना है, 2 घंटा और 20 मिनट। 2 घंटा मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे भाई 2 घंटा और 20 मिनट को ऐसे नहीं लिख सकते अपन, 2 घंटा और 20 मिनट को हम 20/60 कर देते हैं ऐसे। तो आप देख पाओगे 20 से कम 20 और 20 या 60 मतलब 2 सही 1/3, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/3 लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने कहा 7/3, और 3 चूँकि ऊपर में चले जाएगा तो इस प्रकार से लग जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अब देखेंगे 7 1 कम 7 और 7 चौके 28, तो अनुकूल चाल कितने का आ जाएगा, तो आप कहोगे जो 4 या 12 किलोमीटर प्रति आवर का होगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि अनुकूल चाल मतलब क्या होता है, तो अनुकूल चाल मतलब होता है नाव की चाल प्लस
धारा की चाल। तो भाई हमको धारा का चाल तो पहले दे रखा है, धारा का चाल कितना है 11 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों का मिलाकर चाल कितना है 12 है। इसका मतलब है ना, नाव का चाल 11 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा और नाव दोनों का मिलाकर 12 है। इसका मतलब धारा की चाल 1 किलोमीटर क्या होगा प्रति आवर होगा। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक, देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है बोला गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 12, 34, 65, 23, 46, 75, और आपके पास है कि भाई 23, 45, 70 और 38, 45 और 75। अब सिंपल सी बात है भाई, 15 से न कटने वाले आपको उस संख्या को फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि 15 जो है ये 3 और 5 के क्या है, मल्टीपल है ना, गुणज है ना। 3 और 5 को गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। इसका मतलब जो भी आपके पास 4 ऑप्शन है वो तीनों के तीनों, चारों के चारों एक तो 3 से भी कटने चाहिए और 5 से। अब 5 से कटने के नियम क्या है, तो 5 से कटने के नियम है भाई कि यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो 5 से कट जाता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो पहले वाले स्थान पर इकाई के अंक पर 5 है मतलब कटेगा, 0 है कटेगा, 5 है और 5 है मतलब कट ही जाएगा। अब चेक करना है हमको 3, और 3 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 3 के भाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर यदि 3 से कटता होगा तब तो 3 से कटेगा। तो हम चेक कर लेते हैं, देखो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 6 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, तो इसके जो सभी अंकों का योग कितना हो गया 21 हो गया। और 21 3 से कटता है मतलब ये संख्या कटेगा। ठीक है, इसके बाद करें 2 3 5, 5 4 9, 9 5 हो गया आपके पास 14, 14 और 7 कितना हो गया 21 है ना। तो इसके भी सभी अंकों का योग कितना हो गया 21, तो 21 तो 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये भी कटेगा। बात इसकी करें 2 3 5 4 9, 9 और 6 कितना हो गया, तो 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई इसके सभी अंकों का योग कितना हो रहा है 28 हो रहा है। यहाँ पर बात करें 8 3 11 4 15 20 और 3 8 11 4 15 15 5 20 है ना, 20 और 12 कितना हो गया आपके पास 32 हो गया। यहाँ पर गड़बड़ी हुआ क्या, देखो 2 3 5 5 4 15 है ना, 15 और ये 27 होता है, 28 नहीं होता, कितना होता है 27 होता है। ठीक है, तो 27 भी आपके पास 3 से कट जाता है मतलब ये भी कटेगा। तो कौन सा नहीं कटेगा, तो क्योंकि यहाँ पर इसके अंकों का योग 32 हो रहा है और 32 जो है 3 से नहीं कटता मतलब ये संख्या भी 15 से नहीं कटेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल, यदि एक 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 करके कितने बार 9 है ना, अंक n अंक होंगे टोटल, तो 9 से विभाज्य है, तो n का आपको क्या पूछा गया है, न्यूनतम मान पूछ दिया गया है। यहाँ पर यदि अधिकतम मान होता तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनगिनत हो सकता है, अनंत हो सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम पूछा गया है। और 9 के भाज्यता का नियम क्या कहता है कि 9 के भाज्यता का नियम ये कहता है भाई कि सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाए है ना, सभी अंकों का जो योग 9 से जो कटने वाला आएगा तभी तो वो 9 से कट सकता है, अन्यथा नहीं कटेगा। अब हमको मिनिमम पूछा है, यहाँ पर एक एक संख्या मतलब एक एक संख्या है, तो हमारे पास एक एक कितने होनी चाहिए, टोटल 9 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब मैं इन 9 को जोड़ूंगा तो कितना होगा इनका सम, तो मैंने कहा भाई 9 और 9 9 से कट जाता है। इसका मतलब n की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, तो मैंने कहा 9 होनी चाहिए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 15:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है भाई 15 और 11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्या ज्ञात करके आपको बताना है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल अक्सर आपको देखने के लिए मिलता है कि, लेकिन आपको हर एक सवाल को बनाना है। जब एग्ज़ाम में बैठो आपके पास 60 क्वेश्चन एप्टीट्यूड मैथ्स रीजनिंग के होंगे, वहाँ से मिनिमम में नहीं में आपके कम से कम 55 तो सही होने चाहिए, है ना। मैं तो कम की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही करना है कि आपको 60 में 60 लाने की बहुत सरल पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन दिया अनुपात दे रखा है कौन सा है, तो 15:11 का है। आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर क्या दे रखा है,
महत्तम से महापौर्तक, तो मैं चाहता हूँ इन दोनों का महत्तम निकाल लेता हूँ HCF। तो बताओ 15 और 11 का HCF क्या होगा? तो मैंने कहा 15 और 11 का HCF होगा भाई 1, और 1 का मान दिया कितना है? तो मैंने कहा 13 दे रखा है भाई। 1 का मान 13 है, मुझे दोनों संख्या निकालना है, तो मैंने कहा 15 का मान कितना होगा? जब 1 का मान 13 तो 15 गुणी 13 करने पर 195 होता है। उसी प्रकार 11 के साथ गुणा करने पर कितना होता है? तो मैंने कहा 143। तो दोनों संख्या कौन कौन से हो जाएगा? 195 और 143 होगा। ये आपके दोनों सही होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पर दिया गया है 5 प्लस उसके बाद ब्रैकेट है 7 का वर्ग माइनस 6 गुणी 4, फिर आपके पास ब्रैकेट, फिर 12 भागित 6, फिर ब्रैकेट 2 प्लस 7 इंटू फिर 5 माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, बोर्ड मास में सबसे पहले तो ब्रैकेट हल करते हैं, और ब्रैकेट भी हल करेंगे तो ब्रैकेट को तो सॉल्व करना ही है, साथ में आपके पास भाग सबसे पहले, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ना, और लास्ट में क्या करना रहता है? घटाना रहता है। तो यहाँ पर यदि हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो कौन सा चिन्ह है? भाग का। तो सबसे पहले भाग देंगे भाई। यदि मैं भाग देता हूँ 6 कम 6, तो ये 6 दूनी कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है, इसके साथ होगा ना भाई गुणा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं उसी की चीज़ को लिख रहा हूँ। मैंने कहा 5, ठीक है, प्लस फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है 7 का स्क्वायर रख देते हैं अभी, माइनस 6 गुणा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से काटने पर कितने बार में कट गया? 2 बार में, तो मैंने लिख दिया गुणा 2, ठीक है। उसके बाद प्लस 7, फिर उसके बाद गुणा है, फिर हमारे पास उसको हल करेंगे, 5 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा? मैंने कहा भाई 2। क्लियर है? बड़ा वाला ब्रैकेट फिर से मैंने लगा दिया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, 5 प्लस, अब बताओ 7 का वर्ग कितना होता है? तो भाई आप कहोगे 49 होता है, ठीक है, माइनस इनका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 छक्के कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस 7 और 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई 7 दूनी हो जाएगा 14, ठीक है। ब्रैकेट हम क्या कर दिए? फिर ऑफ कर दिए, फिर प्लस का चिन्ह है। अब हम अंदर को क्या कर लेते हैं? सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, 49 में 48 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 15 हो जाएगा। 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? मैंने कहा भाई 20 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बी, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में जी? ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल सवाल कर दिया है ना, लड्डू दे दिया आपको, डायरेक्ट वहाँ पर मान ही रख दिया गया है। x का मान 2 दिया गया है, y का मान 5, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या कर देना है? पुट कर देना है। देखो हमने क्या किया, 5, x का मान कितना है भाई? तो x का मान दिया गया है 2, चलो लिख दिया मैंने गुणा 2, फिर गुणा y का मान कितना दे रखा है? तो y का मान दे रखा है 5, गुणा 5 कर देते हैं, माइनस का चिन्ह है, माइनस y की स्क्वायर मतलब 5 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो ये चलो 5 का वर्ग कर दिए। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, 5 में 25 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 50, और ये 5 का वर्ग कितना होगा? 25। तो 50 में 25 घटाएंगे तो बचेगा कितना? तो आप कहोगे भाई 25। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। यहाँ पर दिया गया, यदि cos a प्लस sec a बराबर 5/2 और a न्यून कोण है तो sin a प्लस cosec, है ना, cosec a का मान क्या होगा? आपसे पूछा गया है। अब ध्यान से देखना, इस टाइप के जब भी आपको सवाल देखने को मिले, और रेलवे में अक्सर ट्रिग्नोमेट्री सवाल तो बनना तय है भाई, आपको याद रखना है इस चीज़ को। मैंने कहा यहाँ पर ध्यान समझना, हमको ये दिया गया कि भाई cos a प्लस sec a, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? हमने कहे 5/2 के बराबर है। अब आपके माइंड में एक चीज़ तो जरूर चल रहा होगा कि भाई 5/2 तो ठीक है यहाँ पर, है ना, 5/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके माइंड में एक चीज़ पड़ रहा होगा कि ए कितने डिग्री का कोण होगा? क्या 0 का होगा, 30, 45 या 60? क्योंकि न्यून कोण की बात किया गया है, तो ए का मान 0, 30, 45, 60 इन चारों में से कोई एक हो सकता है। अब आपके माइंड में एक चीज़ होगा, जैसे आप देखते हो कि भाई यदि मैं cos थीटा की बात करता हूँ, cos थीटा में होता क्या है? तो 1 होता है, फिर उसके बाद आपके पास √3/2 होता है, उसके बाद 1/√2 होता है, और फिर आपके पास 1/2 होता है। यही है आपके पास, ये 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, और ये हो जाता है मेरे दोस्त 60 डिग्री का।
यही 4 ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास न्यून कोण की बात किया गया इसलिए मैं ये 4 डिजिट रख दिया। अब ऑप्शन यहाँ पर देख कर लग रहा होगा 5/2, मतलब आपके पास एक तो होगा नहीं, ना ही आपके पास ये होगा और ना ही ये हो सकता, क्योंकि ये सब रूट में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, 60 डिग्री। ये समझना है, तो मैंने कहा ए की जो वैल्यू है ना ये 60 डिग्री के बराबर है, ये हमने जान ली। यहाँ पर ज़्यादा मशक्क़त वाली काम नहीं, यहाँ पर सॉल्व करके देख लेना, आराम से मिल जाएगा उसमें, है ना। आप करके देख लेना। यहाँ पर 1/2, कॉस का मान 1/2 और कॉसेक सेक का जस्ट उल्टा होता है तो केवल 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, मैंने कहा 5/2 हो जाएगा। दोस्तों आपको समझना है यार इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे हमको निकालना है साइन और कॉसेक की वैल्यू। तो हमको पता चल गया कि ए का मान 60 डिग्री है, तो हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री, है ना, कॉसेक 60 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो हमने कहा √3/2 होता है, प्लस कॉसेक 60 डिग्री का मान जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब 2√3 डिग्री का। क्लियर यही होगा। अब हम क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले तो वर्ग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा, मैंने कहा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। √3 का गुणा √3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हम जोड़ पाएंगे 4 और 3 कितना हो गया, 7/2√3। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। है समझ में। देखिएगा अगला सवाल, फटाफट बनाकर कमेंट करना है यार क्या होगा इसका आंसर, है ना। ये बोला गया है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दुगने से 39 डिग्री कम है बोला गया है, तो समानांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है ना, पहले सवाल अच्छे से पढ़ना है। क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दुगने से 39 डिग्री कम है, तो समानांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है यार। अब ध्यान से देखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज है आपके पास, ठीक है। अब हम कहेंगे कि भाई समांतर चतुर्भुज में जितना आपके पास ये वाला थीटा होगा तो ये वाला कोण भी थीटा का होगा, ये वाला कोण यदि अल्फा होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। हमको पता है समांतर को जो चतुर्भुज इनके है ना, आमने सामने की जो भुजा होती है, ये एकांतर कोण आपस में हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ये कोण भी आपस में 180 डिग्री के बनाएंगे, ये दोनों कोण आपस में 180 डिग्री के बनाएंगे, और मैं कहा कि ये दोनों कोण भी आपस में 180 डिग्री के बनाएंगे। भाई क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब ये है एक छोटा कोण होगा और एक क्या होगा, बड़ा कोण। तो मैं केवल इन्हीं दोनों को आधार मानता हूँ। यहाँ पर बोला गया कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के दुगने से 39 कम है, मतलब मैंने कहा मान लेते छोटे कोण, यदि छोटा कोण हमारे पास कितना होगा, x होगा, ठीक है, प्लस बड़ा कोण क्या होगा, तो दुगने से 39 कम है, मतलब 2x माइनस कितना कर देंगे, 39, ये आपके पास बड़ा कोण होगा, ठीक है। और इन दोनों कोणों के योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मैंने कहा भाई 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखना इस सवाल को, हमने क्या किया, x और 2x जोड़ेंगे 3x हो गया, माइनस 39 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो मैंने कहा 180 में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस 39 डिग्री लिख देंगे। क्लियर है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखो, 3x बराबर ये कितने के बराबर है, तो मैंने कहा 180 और 39 को जोड़ने पर कितना होगा, तो 9 और 0 9 हो जाएगा, और 3 11 के एक हाथ क्या, ये एक और एक कितना हो जाएगा, इतना। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 तिया 9, तो x की वैल्यू कितने के बराबर हो गया, तो भाई 73 डिग्री के बराबर होगा। सबसे छोटा कोण पूछा गया था और सबसे छोटा कोण हमने क्या माने हैं, x माने हैं, तो सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई 73 डिग्री का हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। है समझ में। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। देखिएगा लास्ट सवाल आज के हमारे क्वेश्चन का, है ना। एक त्रिभुज ABC में समकोण B पर है, बोला गया है BC 15 सेंटीमीटर और AB 8 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC का परिवृत्त बनाया गया तो वृत्त की त्रिज्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। चलो इस प्रकार से हम बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज है जो B पर क्या है, समकोण है, बोला गया है इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है जो B पर क्या है, आपके पास समकोण है, ठीक है, A B और ये C, ठीक है। यदि इसके परिवृत्त बोला है, मतलब बाहर में इस प्रकार से आपको एक सर्कल बनाने के लिए बोल दिया जाए,
तो इसकी त्रिज्या क्या होगी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। तो भाई समकोण में हमेशा त्रिज्या कहाँ पर बनता है, बीचों बीच बनता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस आर का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होगा कि यदि ए बी भुजा की बी सी का मान कितना दे रखा है, 15, ये 15 है और ये हमारे पास 8 है। तो 15 और 8 का ट्रिपलेट क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे मेरे भाई। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आपके पास लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाता है, आधार का वर्ग हो जाता है। क्लियर है। अब कर्ण कितना दे रहा है, कर्ण तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, तो लंब आपके पास 8 है, 8 का वर्ग लिख देते हैं 64 और 15 आपके पास आधार है, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। क्लियर है। अब हम देख पाएंगे यहाँ पर कर्ण बराबर डायरेक्ट अंडर रूट वर्ग का पक्षांतर कर दिया, तो 64 और 225 को जोड़ने पर 289 होता है। और 289 किसका मान होता है, तो भाई मैंने कहा ये 17 का होता है। किसका होता है, 17 का। क्लियर है। इसका मतलब कर्ण की वैल्यू हमको कितना मिल गया, तो मैंने कहा 17 मिल गया। अब जब भी आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो आर बराबर क्या होता है, तो हमेशा याद रखना कर्ण के आधा के बराबर होता है। कितना होता है, कर्ण के आधा के बराबर। ठीक है, तो क्या निकालना है, वृत्त की परिवृत्त है ना, अंतःवृत्त तो नहीं बोले है ना, परिवृत्त बोला गया है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, कर्ण का आधा होता है, तो आपके पास 17 और 17 का आधा कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 17 का भाई आधा हो जाएगा आपके पास 8.5 सेंटीमीटर है ना। कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर ई कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी सी का मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है। ठीक है, परिवृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद आज की क्लास के लिए।